एवरीवन। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं अबाउट अ न्यू टॉपिक विच इज लॉ ऑफ टॉर्ट्स। इसके पहले हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, पॉक्सो एक्ट, ये सब कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आपको देखना है तो यू मे गो एंड चेक इट आउट। एंड आज की क्लास में हम टॉर्ट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्लास के साथ। नाउ जब भी हम ये वर्ड सुनते हैं ना टॉर्ट, तो इसका मतलब क्या होता है? टॉर्ट जो है ना वो एक लैटिन टर्म है, टॉर्टम, उससे डिराइव हुआ है। ये क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमें याद रखने की जरूरत है कि टॉर्ट क्या है। टॉर्ट एक लैटिन टर्म टॉर्टम से डिराइव हुआ है और इसका मतलब होता है टू ट्विस्ट। ठीक है, टू ट्विस्ट और या फिर क्रूक्ड या फिर समथिंग विच इज अनलॉफुल। सो टॉर्ट का मीनिंग क्या होता है? कुछ ऐसी चीज जो ट्विस्टेड है। और अगर हम इसी लैटिन टर्म को इंग्लिश में कन्वर्ट कर दें तो इंग्लिश लैंग्वेज में हम टॉट को कहेंगे कि किसी के साथ कुछ गलत हुआ है, इट इज अ रॉन्ग। सो अब देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर ये टॉट होता क्या है। तो देखिए, जब भी हम डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे टॉट की, तो कोई भी एक डेफिनेट डेफिनेशन हमें नहीं मिलेगी। जैसे अगर हम आईपीसी में देखते हैं तो थेफ्ट की एक डेफिनेशन है। ठीक है, हर किसी चीज की एक डेफिनेशन है। बट अगर हम टॉट के बारे में बात करें तो टॉट की कोई भी एक डेफिनेशन नहीं है। और इसका भी एक रीजन है। इसका रीजन क्यों है, क्या है? इसका रीजन ये है कि टॉट जो है ना वो बहुत सारे सब्जेक्ट्स को, टॉपिक्स को मिलाकर बना हुआ है। जैसे कि हम टॉट के अंदर इतने सारे ऑफेंसेस के बारे में बात करते हैं। डिफेमेशन हो गया, असॉल्ट हो गया, नेग्लिजेंस हो गया, मेडिकल नेग्लिजेंस भी आता है, न्यूसेंस आता है। ठीक है, तो ये सारे जितने भी ऑफेंसेस है ना वो सब डिफरेंट डिफरेंट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से आते हैं। और जैसे जैसे कोर्ट्स के सामने आते गए केसेस, वैसे वैसे कोर्ट्स ने इन्हें रिकॉग्नाइज किया और इन्हें टॉट के अंदर एक डाल दिया गया। ठीक है, इन्हें तो इसीलिए इस क्योंकि एक एमालगमेशन है और बहुत सारे रॉन्ग्स जो किसी के साथ हो सकते हैं, इसीलिए इसका ना कोई डेफिनेट डेफिनेशन आज तक बना नहीं है। और ये इसलिए भी नहीं बना है बिकॉज ये जो टॉट एक जो ब्रांच ऑफ लॉ है वो क्या है, ग्रोइंग ब्रांच है। ठीक है, क्योंकि वो आज सपोज करिए कि आज सिर्फ असॉल्ट और डिफेमेशन ही आता है टॉट के अंदर। बट अगर आगे जाकर कोर्ट को ये लगता है कि नहीं, कोई और भी एक ऑफेंस है जो इसके अंदर आ सकता है, तो कोर्ट क्या करेगी, एड ऑन कर सकती है। इसीलिए ये एक एवर ग्रोइंग ब्रांच है, इसीलिए इसकी कोई भी डेफिनेशन अभी तक नहीं है। बट कुछ जो हमारे स्कॉलर्स हैं उन्होंने हमें कुछ अच्छी डेफिनेशन दी है जिससे हम ये डिराइव कर सकते हैं कि टॉट क्या होता है, इसके बेसिक एलिमेंट्स क्या है, क्या क्या चीजें असेंशियल हैं कि ये बताने के लिए कि कब टॉट हुआ है कमिट। ठीक है, तो अभी हम चल के देख लेते हैं उनकी डेफिनेशंस। बट डेफिनेशन देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब जो हम डेफिनेशंस देखेंगे उसमें से कुछ कॉमन एलिमेंट्स साथ में आते हैं। ठीक है, वो उस डेफिनेशन से कुछ कॉमन एलिमेंट्स हैं जो हम देखेंगे। जैसे कि टॉट क्या है, दो चीजें होती है टॉट। ठीक है, टॉट क्या है, एक ऐसा लॉस या फिर हार्म जो किसी को हुआ है किसी और के इनएक्शन या फिर एक्शन की वजह से। ठीक है, कि सपोज किसी की कोई ड्यूटी थी जो उसे फुलफिल करनी थी बट उसने नहीं की, या फिर कुछ ऐसा काम था जो उसे नहीं करना चाहिए था बट उसने कर दिया। और ऐसा करने की वजह से या ना करने की वजह से किसी और पर्सन का नुकसान हुआ हो, लॉस हुआ हो, उसे हार्म हुआ हो, तो इसे ही कहते हैं टॉर्ट। ठीक है, तो ये चीज हम डिराइव करेंगे उन डेफिनेशन से जो हमें सामन ने दी है, विनफील्ड ने दी है और लिमिटेशन एक्ट में भी दी गई है। सो मैंने ये पूरी डेफिनेशंस नहीं लिखी है यहाँ पर बिकॉज हमारे लिए जरूरी है कि हम इन शॉर्ट क्रिस्प जान ले कि वो डेफिनेशन से जो मेन पॉइंट है वो क्या निकल कर आ रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग सामन की डेफिनेशन देखते हैं टॉर्ट की, तो वो उनका क्या कहना है, टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग। विनफील्ड का क्या कहना है कि जब भी कहीं पर भी किसी इंसान की कोई ड्यूटी होती है और वो उस ड्यूटी को फुलफिल नहीं करता है, ब्रीच कर देता है उस ड्यूटी को, तो वहीं से अराइज होती है टॉर्टियस लाइबिलिटी। मतलब आपका काम था कुछ करने का बट आपने वो नहीं किया, तो वहीं से आ जाती है टॉर्टियस लाइबिलिटी अराइज हो जाती है। यू कमिट अ टॉर्ट एंड फिर आपको देना होगा डैमेजेस टू द अदर पर्सन। उसके बाद लिमिटेशन एक्ट। लिमिटेशन एक्ट क्या कहता है कि देखो, टॉर्ट तो एक सिविल रॉन्ग है ही जैसे सामन ने कहा, बट सिविल रॉन्ग अगर हम देखें ना तो सिविल रॉन्ग के अंदर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ये सब भी आता है। तो लिमिटेशन एक्ट ये कहता है कि टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है बट ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दोनों की ही कैटेगरी में नहीं आता है। ठीक है, एंड एक चीज कॉमन है जो दोनों सामंड और विनफील्ड ने कही है, उनका क्या कहना है, उनका ये कहना है कि टॉर्ट इज रिड्रेसेबल बाय एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। देखो, अब हम आगे जाके देखेंगे कि डैमेजेस क्या होते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले ये बताऊं कि जब भी हम बात करते हैं ना डैमेज की, तो हमें क्या समझ में आता है कि अच्छा किसी चीज का डैमेज हुआ हो। जैसे सपोज गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो गाड़ी डैमेज हो जाती है ना, वो समझ में आता है। बट जब हम टॉर्ट के बारे में बात करते हैं ना, तो जो हम नॉर्मल लैंग्वेज में जिसे कॉम्पनसेशन कहते हैं, उसे हम टॉर्ट की भाषा में डैमेजेस कहते हैं। ठीक है, कॉम्पनसेशन इज इक्वल्स टू डैमेज, डैमेज इज इक्वल्स टू कॉम्पनसेशन।
नाउ ये जो डैमेज है ना, ये दो टाइप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है लिक्विडेटेड डैमेजेस और एक होता है अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। तो देखो लिक्विडेटेड डैमेजेस क्या होता है, जहां पर ऑलरेडी डिफाइंड होता है कि अगर आपने ये गुनाह किया तो आपको उसकी इतनी सजा मिलेगी। जैसे आईपीसी में है, आप थेफ्ट देख लो, रॉबरी देख लो, मर्डर देख लो, हर चीज के लिए एक पनिशमेंट ऑलरेडी डिफाइंड है कि अगर किसी ने ये क्राइम किया तो उसे इतने साल की सजा मिलेगी। और कई बार क्या होता है ना, सपोज हम किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हैं, तो दो पार्टीज ऑलरेडी पहले डिसाइड कर लेती है कि देखो इस तारीख को तुम्हें मुझे इतना सामान पहुंचाना है, और अगर तुमने नहीं पहुंचाया तो क्या होगा, तुम्हें मुझे कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा। तो ये क्या है, पार्टीज पहले से ही डिटरमाइन कर रही है या फिर डिसाइडेड ऑलरेडी है कि अगर कोई भी चीज का ब्रीच होता है, कोई भी रॉन्ग किसी के साथ होता है, तो उसे कितना कॉम्पेंसेशन मिलेगा, उसे कितनी पनिशमेंट मिलेगी। इस चीज को कहते हैं लिक्विडेटेड डैमेजेस। बट टॉर्ट क्या है, टॉर्ट अगर किसी के साथ कमिट होता है तो हमें कैसे डैमेजेस मिलते हैं, हमें मिलते हैं अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस लिक्विडेटेड डैमेजेस के टोटली ऑपोजिट होते हैं। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस क्या होते हैं, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस ऐसे डैमेजेस हैं जहां पर कॉम्पेंसेशन पहले से डिसाइड नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि क्या है, हर केस जो है ना, उसका फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस अलग अलग होते हैं। किसी को ज्यादा चोट लग सकती है, किसी को कम चोट लग सकती है। ठीक है, तो इसीलिए कोर्ट क्या करती है, कोर्ट खुद से डिसाइड करती है। पहले वो पूरे केस को देखेगी, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस देखेगी, उसके बाद कोर्ट खुद से डिसाइड करेगी कि इस इंसान को पर्टिकुलरली कितने रुपए एज अ डैमेज या फिर एज अ कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। तो इसीलिए टॉर्ट क्या है, एक अनलिक्विडेटेड डैमेज हमें मिलता है अगर किसी के साथ टॉर्ट हुआ होता है तो। दैट इज ऑल अबाउट डैमेजेस। सो अभी जो हमने ये सारे डेफिनेशंस देखी ना, सामन की, विनफील्ड की, या फिर लिमिटेशन एक्ट में जो दिया गया है, उससे हमें कुछ बेसिक एलिमेंट्स मिलते हैं कि टॉर्ट के बेसिक एलिमेंट्स क्या हैं। तो नंबर वन, टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग, ये हमें पता चल गया है। ठीक है, नंबर टू, इट इज नॉट अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ट्रस्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ट्रस्ट भी एक सिविल रॉन्ग होते हैं, बट टॉर्ट क्या है, इन दोनों में ही नहीं आता है। टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है, बट टॉर्ट इज नॉट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। एंड थर्डली, इट अराइजेस व्हेन देयर इज अ ब्रीच ऑफ ड्यूटी। अगर किसी की ड्यूटी थी, उसने फुलफिल नहीं की उसको, तो इसीलिए वहीं से अराइज होता है लॉ ऑफ टॉर्ट। ठीक है, एंड लास्टली, अगर किसी के साथ टॉर्ट होता है और कोई एक्शन लेता है उस पर्सन के अगेंस्ट, तो उन्हें क्या मिलेगा इन रिटर्न, उन्हें मिलता है अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। आई होप इट इज क्लियर। आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। नाउ देखो, अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि अगर ये टॉर्ट है, मतलब टॉर्ट सिमिलर टू क्राइम ही तो लग रहा है, जैसे असॉल्ट हो गया, डेफेमेशन हो गया, ये तो सेम सिमिलर साउंड कर रहा है, हम लोग आईपीसी में भी पढ़ चुके हैं। तो डिफरेंस क्या है टॉर्ट और क्राइम के बीच में? देखो, एक छोटा सा डिफरेंस अगर मैं बताऊं तो वो ये है कि टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है और एक लेस सीरियस नेचर का होता है टॉर्ट। ठीक है, कि मतलब एक प्राइवेट रॉन्ग है, किसी के साथ हो रहा है। बेसिकली कहा जाता है कि टॉर्ट एक प्राइवेट रॉन्ग है और क्राइम एक पब्लिक रॉन्ग है। बट जो मेजर डिफरेंस है ना, वो ये है कि टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग होता है जो लेस सीरियस होता है नेचर में। बट क्राइम क्या होता है, क्राइम में जो सीरियसनेस ऑफ नेचर होती है ना, सीरियसनेस वो ज्यादा होती है। ठीक है, जैसे कि कोई चल के जा रहा था, उसके ऊपर गमला गलती से गिर गया, उसे चोट लग गई। ठीक है, मेरी बालकनी में गमला रखा था, वो गलती से गिर गया, उसे चोट लग गई। तो ये क्या, ये कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं हो गया ना, ये मतलब एक लेस सीरियस नेचर का ऑफेंस है। तो इसीलिए ये आ जाता है टॉर्ट के अंदर। बट क्राइम में जैसे कि क्या हो जाता है, मर्डर किसी का होना, तो क्या है, ये ग्रेव ऑफेंस है, एक सीरियस नेचर का है। इसीलिए यही एक मेन डिफरेंशिएशन है बिटवीन टॉर्ट एंड क्राइम, कि टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है, लेस सीरियस नेचर का है। क्राइम जो है वो सीरियस नेचर का होता है। ठीक है, और एक जो दूसरी चीज जो हम देखते हैं ना, वो ये देखते हैं कि जो क्राइम होता है, सपोज किसी के साथ कोई क्राइम कमिट हुआ है और वो इंसान कोर्ट चला जाता है मांगने के लिए कॉम्पनसेशन। ठीक है, तो उसे क्या मिलता है, उसे कॉम्पनसेशन भी मिल सकता है, और जो सामने वाला जो पर्सन है जिसने उसके साथ गलत किया है, उसे मिलती है पनिशमेंट। हमने देखा है ना आईपीसी में कि सपोज किसी ने थेफ्ट किया है तो उसे इतने साल की सजा होगी, किसी ने मर्डर किया है तो इतने साल की सजा होगी, रेप किया है तो इतने साल की सजा होगी। ठीक है, बट जब हम टॉर्ट के बारे में पढ़ते हैं ना, तो टॉर्ट में अगर किसी के साथ कुछ गलत हुआ होता है तो उसे सिर्फ और सिर्फ मिलता है कॉम्पनसेशन। टॉर्ट में कभी भी पनिशमेंट नहीं मिलती, क्योंकि टॉर्ट जो है वो कोडिफाइड लॉ ही नहीं है। ठीक है, वो तो जैसे जैसे केसेस आते रहते हैं, वैसे वैसे वो अमेलगेमेट होकर के वो लॉ ऑफ टॉर्ट बनते जाता है, एक्सपैंड होते जाता है। ठीक है, इसीलिए जब भी किसी के साथ टॉर्ट होता है, तो यहाँ पर जो भी इंजर्ड पर्सन होता है, उसे क्या मिलता है, उसे कॉम्पनसेशन मिलता है इन द फॉर्म ऑफ डैमेजेस। बट ये एक क्वेश्चन है जो बहुत बार हमसे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि ऐसे कौन से रॉन्ग्स हैं जो दोनों सिविल नेचर के भी हैं और क्रिमिनल नेचर के भी हैं। ठीक है, मतलब जो दोनों, एक टॉर्ट भी होता है और एक क्राइम भी होता है। तो उसके लिए हमें याद रखने की जरूरत है कि एक तो असॉल्ट, डेफेमेशन, नेग्लिजेंस, कॉन्स्पिरेसी एंड न्यूसेंस, ये जितने भी जो रॉन्ग्स है ना, ये सिविल में भी आते हैं नेचर में और क्रिमिनल नेचर के भी ये होते हैं।
अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो जब भी हम बात करते हैं ना टॉर्ट की, तो एक पॉपुलर सेइंग होती है कि टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है, बट एवरी सिविल रॉन्ग इज नॉट अ टॉर्ट। ठीक है, अभी हमने ऊपर डेफिनेशन पार्ट में भी पढ़ा कि टॉर्ट क्या होता है, एक सिविल रॉन्ग है। बट सिविल रॉन्ग तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, लेकिन टॉर्ट उन दोनों ही कैटेगरीज में नहीं आते हैं, ठीक है। तो यह वहीं से बनी है ये पॉपुलर सेइंग कि टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग बट एवरी सिविल रॉन्ग इज नॉट अ टॉर्ट। तो अब सवाल हमारे सामने ये उठता है कि आखिर फिर टॉर्ट है क्या, ठीक है। तो मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि हम कैसे पहचान सकते हैं कि आखिर टॉर्ट है क्या। तो देखो जब भी किसी पर्सन के साथ कुछ रॉन्गफुल एक्ट होता है ना, किसी के साथ कुछ गलत होता है, तो पहले हम सबसे पहले ये चेक करना है कि उसके साथ जो गलत हुआ है, जो रॉन्ग हुआ है, वो सिविल नेचर का है या फिर वो क्रिमिनल नेचर का है, ठीक है। एंड वंस वी गेट टू नो कि वो एक सिविल रॉन्ग हुआ है उसके साथ, तो हम लोग अब देखेंगे कि क्या वो सिविल रॉन्ग को हम डाल सकते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या फिर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में, ठीक है। और अगर जो रॉन्ग हुआ है वो दोनों ही कैटेगरीज में नहीं आता है, ना ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की कैटेगरी में आता है, ना ही ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में आता है, तो फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हुआ है एक टॉर्ट। इट इज एज सिंपल एज दैट। मैं वापस एक्सप्लेन करती हूँ। जब भी हम बात करते हैं टॉर्ट के बारे में, तो कहा जाता है टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग बट सिविल एवरी सिविल रॉन्ग इज नॉट अ टॉर्ट। तो हम कैसे डिराइव करेंगे कि आखिर टॉर्ट है क्या। तो किसी भी पर्सन के साथ जिसके साथ कुछ गलत हुआ होता है, हम पहले देखेंगे कि वो सिविल रॉन्ग है या क्रिमिनल रॉन्ग है। नाउ व्हेन वी गेट टू नो कि वो एक सिविल रॉन्ग है, तो हम ये देखेंगे कि क्या वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या फिर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की कैटेगरी में आता है। और अगर वो नहीं आता होगा ना, तो ही वो टॉर्ट है। और अगर वो आता है, इसका मतलब वो टॉर्ट नहीं है, वो या तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है या फिर वो एक ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। अब हम जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। देखो अब हमने डैमेजेस के बारे में बात किया ही है। तो वो जो हमने डैमेजेस देखा ना कि कॉम्पेंसेशन को ही डैमेजेस कहा जाता है अंडर द लॉ ऑफ टॉर्ट्स। तो इसके ऊपर ना दो बहुत इंपॉर्टेंट एंड फेमस मैगजिम्स है, इंजूरिया साइन डैमनो एंड डैमनम साइन इंजूरिया, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। इसके जो केस लॉज है ना, वो भी बहुत सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में या फिर अगर आप लॉ स्कूल में हो, तो डेफिनेटली 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 पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको देखने से पहले हम ये देख लेते हैं कि टॉर्ट आखिर होता क्या है, किन चीजों को मिलकर टॉर्ट बनता है। तो सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं कि टॉर्ट में दो पार्टीज होती हैं, एक तो होता है प्लेंटिफ और दूसरा होता है डिफेंडेंट। प्लेंटिफ कौन होता है, जिसके साथ कुछ गलत हुआ होता है। डिफेंडेंट कौन होता है, जिसने गलत किया होता है। अब मैं इसका आपको एग्जाम्पल देके समझा दूंगी, ठीक है, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखो टॉर्ट क्या होता है, जहां पर कोई एक्ट या ओमिशन हो किसी एक पार्टी के बिहाफ पे, जिसकी वजह से दूसरी पार्टी को नुकसान हो, उसका लीगल डैमेज हो, लीगल इंजरी हो, या फिर उसकी कोई भी उसका नुकसान हो, हार्म हुआ हो उसको, तो उसे ही कहा जाता है टॉर्ट, ठीक है। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है हमारा, कि किसी ने कुछ ऐसा काम किया जो उसे नहीं करना चाहिए था, या फिर कुछ ऐसा काम नहीं किया जो उसे करना चाहिए था, ठीक है। सपोज करिए कि मेरा एक घर है और उसमें बालकनी है जो रोड साइड पे है, और मुझे पता है कि वो बहुत बिजी रोड है, वहां पर मेरी बालकनी के नीचे फुटपाथ है, मुझे पता है कि लोग वहां से पैदल चल करके जाते हैं। मैं क्या करती हूँ, वहाँ पे बहुत सारे, मुझे प्लांटेशन का गार्डनिंग का शौक है मुझे, तो मैं क्या करती हूँ, मेरी बालकनी में जो वॉल है उसके ऊपर बहुत सारे मैं रख देती हूँ पॉट्स। अब एक दिन कुछ हवाएं चलती है, तूफान आता है, और एक पॉट जाके एक चल कर एक आदमी जा रहा होता है, उसके ऊपर आके गिर जाता है, जिसकी वजह से उसको बहुत सारी चोट लग जाती है, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या हुआ कि मेरे बिहाफ पे यहाँ पर क्या हुआ, एक ओमिशन था कि मेरी ड्यूटी थी ध्यान रखने की, मुझे पता था कि वो एक बिजी रोड है, वहां पे आते जाते लोगों को चोट लग सकती है, बट मैंने क्या किया, मैंने इस बात का ध्यान नहीं दिया, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या हो गया कि मेरे पार्ट पे हुआ एक ओमिशन, मेरी नेग्लिजेंस की वजह से किसी और को चोट लग गई, तो ये हो गया टॉर्ट, ठीक है। और रिजल्टिंग इनटू इंजरी और डैमेज, और जरूरी नहीं है कि लीगल डैमेज और लीगल इंजरी ही हो, ठीक है। एक इंजरी होनी चाहिए किसी इंसान को, या फिर कोई इसका लीगल राइट वायलेट हो रहा हो, ठीक है। तो तब ये हम कह सकते हैं कि तब बन जाता है टॉर्ट। आई होप इट इज क्लियर नाउ। जब हम डैमेज के बारे में बात करेंगे तो हम इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको ये समझाऊंगी और विथ एग्जांपल्स। और ये जो लैंडमार्क जजमेंट्स मैंने इसमें लिखे हैं ना, अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो, तो दे आर मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। अगर आप यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो ये जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ अब, जो केस लॉज है वो लैंडमार्क जजमेंट्स है, ठीक है। तो आप अगर इस टॉपिक के जैसे ये दो, या फिर जितने भी मैं अब केसेस डिस्कस करूंगी आपके साथ, आप इतना कर लोगे वही आपके लिए काफी होगा। नाउ अब हम सबसे पहले लीगल मैगजीन पे आ जाते हैं, जो क्या है, इंजुरिया साइन डैमनो। देखो इंजुरिया साइन डैमनो का क्या मतलब होता है कि यहाँ पर किसी की लीगल राइट वायलेट हो रही है, बट उसे कोई हार्म नहीं हो रहा है, उसे कोई लॉस नहीं हो रहा, कोई ऐसा खास डैमेज नहीं हो रहा है, ठीक है। बट क्योंकि यहाँ पर किसी की लीगल राइट वायलेट होती है, इसीलिए लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंदर किसी की भी अगर लीगल राइट वायलेट होगी तो उसे मिलेगा डैमेजेस, ठीक है। इसे हम समझ लेते हैं दो इंपॉर्टेंट केस लॉज की हेल्प से। पहला केस है एसबी वर्सेस वाइट। देखो अब इसमें क्या होता है, इसमें एक प्लेंटिफ होता है जो
वोट देने जा रहा होता है, ठीक है, पार्लियामेंट्री इलेक्शन चल रहे होते हैं, प्लेंटिफ बेचारा जाता है वोट करने के लिए, अब उसे बीच में रोक लिया जाता है, उसे कहता है कि तुम वोट नहीं दे सकते हो, ठीक है। अब होता क्या है ना कि वो जिसे वोट देने जा रहा होता है वो लकीली जीत जाता है, ठीक है। तो वो चला जाता है कोर्ट में और कहता है कि मेरी लीगल राइट वायलेट हुई, क्योंकि मेरे पास राइट थी वोट करने की, बट मैं नहीं कर पाया बिकॉज मुझे रोक दिया गया वोट करने से। तो सामने वाली पार्टी कहती है कि तो क्या हो गया, हमने आपको रोका बट उससे नुकसान क्या हुआ, आप जिस कैंडिडेट को वोट देना चाहते थे वो तो जीत गया, आपका कोई लॉस तो हुआ ही नहीं है, तो आपको हम किस बात की कॉम्पेंसेशन दें, किस बात का डैमेज हम आपको पे करें, ठीक है। बट यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि नहीं, डैमेजेस तो पे करने पड़ेंगे, डिफेंडेंट्स लाइबल हैं क्योंकि उनका लीगल राइट था वोट देने का, और वो इंजर हुआ है, इंजरी वहां पे कोई क्योंकि हुई है, जबकि हालांकि उनकी प्रॉपर्टी को या उन्हें खुद को कोई हार्म नहीं हुआ है, कोई लॉस नहीं हुआ है, बट क्योंकि उनकी लीगल राइट वायलेट हुई है इसलिए उन्हें मिलेगा डैमेजेस, और ये कहा था कोर्ट ने इन द केस ऑफ एशबी वर्सेस वाइट। सिमिलरली एक और केस है भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसमें क्या हुआ कि एक एमएलए थे जो नॉर्मली असेंबली अटेंड करने के लिए जा रहे थे, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली अटेंड करने के लिए वो जा रहे थे। वो तब क्या होता है, बीच में उन्हें रोक लिया जाता है, उन्हें रॉन्गफुली डिटेन कर लेते हैं। अब हमने ये पढ़ा है कि जब भी किसी को पुलिस डिटेन करती है तो 24 घंटे के अंदर अंदर उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने लेके जाया जाता है। यहाँ पर क्या हुआ ना, पहले तो उनको इलीगली डिटेन कर लिया गया, दूसरी बात यह कि उन्हें डिटेन तो किया पर 24 घंटे के अंदर अंदर उनको मजिस्ट्रेट के सामने भी नहीं लेके गए। तो यहाँ पर वायलेट हुई उनकी दो राइट्स, एक तो थी उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो कि थी असेंबली अटेंड करने की, और दूसरी उनकी राइट क्या थी, एक फंडामेंटल राइट थी कि वो उन्हें प्रेजेंट किया जाए बिफोर द मजिस्ट्रेट बिफोर 24 आवर्स, बट ऐसा भी नहीं किया गया। तो यहाँ पे उनकी दो राइट्स वायलेट हुई और इसीलिए उन्हें 50,000 का कॉम्पनसेशन उस जमाने में एज अ डैमेज पे किया गया था, ठीक है। आई होप इट मेक्स इट क्लियर कि इंजुरियस साइन डेमनो का मतलब क्या होता है। बहुत बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इंजुरियस साइन डेमनो डेनम साइन इंजुरिया, बट आप इजीली बस ये याद रखो कि यहाँ पर क्या हो रही है, इंजुरिया पहले आ रहा है मतलब यहाँ पर इंजरी हो रही है, ठीक है, इंजरी विदाउट डैमेज। लीगल राइट की आपकी इंजरी हो रही है विदाउट डैमेज, इंजुरिया साइन डैमनो, वायलेशन ऑफ लीगल राइट विदाउट कॉजिंग एनी हार्म लॉस और डैमेज टू द अदर पर्सन, बट इसमें आपको कॉम्पनसेशन मिलता है, या फिर डैमेज, अगर हम टॉर्ट्स की भाषा में कहें तो डैमेज मिलता है। देन आता है हमारा दूसरा मैक्सिम जो है डैमनम साइन इंजुरिया। अब डैमनम साइन इंजुरिया का क्या मतलब है कि यहाँ पर देखो डैमेज तो हो रहा है पर कोई लीगल इंजरी नहीं हुई है, ठीक है, छोटा मोटा आपको हो सकता है कि कुछ लॉस हो रहा हो बट आपकी लीगल इंजरी नहीं हुई है, और क्योंकि यहाँ पर लीगल इंजरी नहीं हुई है, आपका लीगल राइट वायलेट नहीं हुआ है, इसलिए आपको कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा। इसका बहुत 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 फेमस केस है ग्लुकेस्टर ग्रामर स्कूल केस। तो ग्लुकेस्टर ग्रामर स्कूल केस में क्या होता है, देखो एक स्कूल होता है एक लोकेलिटी में, ठीक है, तो बहुत इजी है समझने के लिए, आप बहुत आसानी से समझ जाओगे। एक स्कूल होता है एक लोकेलिटी में, कुछ दिनों बाद में ना उसी लोकेलिटी में एक और स्कूल खुल जाता है। अब वो स्कूल कंपटीशन देने लगता है पहले वाले स्कूल को, ठीक है। तो क्या होता है ना कि जो बच्चे होते हैं वो पहला वाला स्कूल छोड़ के अब नए वाले स्कूल में जाना स्टार्ट कर देते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, नंबर वन उनके ऑब्वियसली लॉस तो होगा ही, बच्चे छोड़ के जाएंगे तो। दूसरी बात ये कि उन्हें अपनी फीस भी कम करनी पड़ती है बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए, वो चाहते हैं कि बच्चे उन्हीं के स्कूल में आए, तो वो अपनी फीस को भी कम कर देते हैं। अब उनका हो जाता है भारी भरकम लॉस, क्योंकि जो नया स्कूल खुला होता है ना वो उन्हें अच्छा कंपटीशन देता है और वो अच्छा चलने लगता है और इस स्कूल को बंद करने की नौबत तक आ जाती है, ठीक है। तो ये पहुंच जाते हैं कोर्ट और कहते हैं कि क्योंकि इन्होंने मेरी लोकेलिटी में स्कूल खोल लिया एक और, इसकी वजह से मुझे बहुत सारा नुकसान हुआ है, अब आप इनसे कहिए कि ये मुझे मेरे नुकसान की भरपाई करके दे। तो यहाँ पर कोर्ट ने क्या कहा, यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे तो कोई एक्शन ही अराइज नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई हार्म तो हुआ ही नहीं, किसी की कोई लीगल राइट वायलेट हुई ही नहीं। देखो अगर देखा जाए ना तो ये बहुत अच्छा जजमेंट है, क्योंकि देखो ऑब्वियस सी बात है कि एक पान दुकान के बगल में पान दुकान कंपटीशन देने के लिए होता ही होता है, अगर जनरल स्टोर है तो जनरल स्टोर के पास भी एक और स्टोर जनरल स्टोर होती ही होती है, ठीक है। तो अगर हम ऐसे अगर आए दिन किसी के ऊपर अगर हम जाकर के केस करने लगे कि इसने मेरे बगल में दुकान खोली इसी वजह से मेरा जो इनकम है वो कम हो गया है, तो इससे तो बस केसेस बढ़ते ही जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए कोर्ट ने कहा कि यहाँ पर इवन दो हो सकता है कि आपको नुकसान हो रहा हो, मानते हैं हम, बट उन्होंने आपकी कोई लीगल राइट वायलेट नहीं की है, और क्योंकि लीगल राइट वायलेट नहीं की है इसलिए वो आपको कोई भी कॉम्पेंसेशन या डैमेज पे नहीं करेंगे। दैट इज ऑल अबाउट दिस केस। सॉरी। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज मैलिस। देखो हम मैलिस क्यों डिस्कस कर रहे हैं, मैलिस इन शॉर्ट दो तरीके का होता है, ठीक है, लीगल सेंस में भी इसके बारे में हम बात करते हैं और जनरल सेंस में बात करते हैं। तो मैलिस इन लॉ होता है, मैलिस इन फैक्ट होता है। तो मैलिस बेसिकली होता क्या है कि एक रॉन्ग हो रहा है, एक रॉन्गफुल एक्ट कोई इंसान कर रहा है बट इंटेंशनली कर रहा है, उसका इंटेंशन है उस रॉन्गफुल एक्ट को करने का, जिसके लिए उसके पास कोई जस्ट कॉज भी नहीं है, कोई एक्सक्यूज भी नहीं है उसके पास कि हाँ ये चीज ऐसी हुई थी जिसकी वजह से मुझे ऐसा करना पड़ा।
ठीक है। तो मैलिस इन लॉ क्या होता है? अ wrongful act done intentionally without just cause और excuse। अगर हम मैलिस इन फैक्ट के बारे में बात करें तो यहाँ हम बात करेंगे इविल मोटिव के बारे में। देखो मैं आपको क्यों समझा रही हूँ मैलिस के बारे में, बिकॉज एग्जाम में स्पेशली लॉ स्कूल्स में कई बार पूछा जाता है कि मोटिव और इंटेंशन के बीच का डिफरेंस क्या होता है। ठीक है। तो जो ये इविल मोटिव है ना, मैलिस को क्या कहा जाता है? एक इविल मोटिव कहा जाता है। तो इस मोटिव और इंटेंशन के बीच में क्या डिफरेंस है? एक बहुत ही थिन लाइन है जो हमें समझने की जरूरत है, और इसीलिए मैं आपको ये टॉपिक पढ़ा रही हूँ। कॉम्पिटिशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना जरूरी नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हो। नाउ देखो, आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ मैं, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा ये। एक बार क्या होता है ना कि एक बैगर होता है, उसके बच्चे बहुत दिनों से भूखे होते हैं, 15 दिनों से उन्होंने कुछ खाया नहीं होता है। अब वो सोचता है कि मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे मेरे बच्चों का पेट भर जाए। तो उसे सामने रोड क्रॉस करके दिखती है एक बेकरी। तो वो सोचता है कि ठीक है, अगर मैं इस बेकरी से जाकर के कुछ ब्रेड्स चोरी करके लेकर आ जाऊंगा तो मेरे बच्चों का पेट भर जाएगा। तो वो क्या करता है, जाकर के चोरी कर लेता है, और उससे क्या हो जाता है, ला करके वो अपने बच्चों को खिला देता है। अब वो पकड़ा जाता है। ठीक है। वो पकड़ा जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात ये कि यहाँ पे मोटिव क्या है और इंटेंशन क्या है, तो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ इसका डिफरेंस। कि जब उसने सोचा ना कि अपने बच्चों का पेट भरने के लिए मुझे चोरी करनी पड़ेगी, वो था उसका इंटेंशन। और मोटिव क्या था? मोटिव था बच्चों का पेट भरना। ठीक है। तो यहाँ पर इंटेंशन क्या था? चोरी करना। पर मोटिव क्या था? टू फीड हिज हंग्री चिल्ड्रन। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मोटिव एंड इंटेंशन, जो हमें समझने की जरूरत है। बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है। 1 to 1 फेस टू फेस टीचर्स कई बार पूछ लेते हैं कि मोटिव और इंटेंशन के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो आप सीधे जाकर ये कहेंगे कि देखो, जो क्राइम करने का उसका कमिट करने का जो इंटेंशन था ना, क्राइम, वो तो उसका इंटेंशन था। और क्यों उससे करना था थेफ्ट? ताकि वो अपने बच्चों का पेट भर सके। तो अपने बच्चों का पेट भरना उसका मोटिव था। ठीक है। पर मैं आपको ये बता दूं कि अगर उसने यहाँ पर, हालांकि उसने, हो सकता है कि सही किया हो, उसके बच्चे भूखे थे बेचारे तो उसने वो काम किया हो, बट क्योंकि उसने जो चीज की है वो उसका मोटिव अच्छा था, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम ये नहीं कहेंगे कि उसने चोरी नहीं की है। उसने चोरी करी है। ठीक है। सो अ wrongful act does not become lawful merely because the motive is good। उसका मोटिव अच्छा था जस्ट बिकॉज, इसीलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि उसने कोई wrongful act किया ही नहीं है। एंड सिमिलरली a lawful act does not become wrongful because of bad motive। ठीक है। सो आई होप इट इज क्लियर। अब अब हम आज के हमारे लास्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, और ये एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन भी है बहुत बार। और ये इस डिबेट के बारे में ना एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यूनिवर्सिटी लेवल पे। सो ये सवाल ये है कि क्या लॉ ऑफ टॉट होता है या फिर हम उसे लॉ ऑफ टॉट्स बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पर हमारे दो मेन जूरिस्ट हैं जो इस चीज के बारे में, इन दोनों के बीच में बैटल होता है। एक तो है विनफील्ड और एक है सामन। तो विनफील्ड का क्या कहना है? वो कहते हैं कि लॉ ऑफ टॉट होता है, TORT, एस नहीं है। सामन कहता है कि नहीं, लॉ ऑफ टॉर्ट्स होता है। ठीक है। तो इन दोनों के ही इक्वल सपोर्टर्स हैं। और अगर देखें तो दोनों की ही अप्रोच सही है। दोनों ही जो थ्योरीज है इन दोनों की, वो ही दोनों ही सेम है। लॉ ऑफ टॉर्ट भी हो सकता है, लॉ ऑफ टॉर्ट्स भी हो सकता है। पर हम ये देख लेते हैं कि इन दोनों का मतलब क्या होता है। ठीक है। तो जो सपोर्टर्स हैं विनफील्ड के ना, वो अपनी बुक में, जो ऑथर्स विनफील्ड के सपोर्टर्स हैं, वो अपनी बुक लिखते हैं एज लॉ ऑफ टॉट। और जो सामन के जो सपोर्टर्स हैं, वो उनकी बुक हमेशा आप देखोगे तो उसमें लिखा होगा लॉ ऑफ टॉट्स। अब हम जल्दी से देख लेते हैं कि इसका डिफ्रेंसिएशन क्या है। तो विनफील्ड कहते हैं लॉ ऑफ टॉट होता है। इसका मतलब क्या है? मैं आपको, अगर मैं एकदम शुद्ध भाषा में आपको समझाऊं, तो विनफील्ड का ये कहना है कि देखो, लेट सपोज, हम सपोज करेंगे। ठीक है। हम सपोज करते हैं कि दुनिया में सिर्फ दो ही तरीके के क्राइम है, एक तो चोरी और एक मर्डर। ठीक है। थेफ्ट एंड मर्डर। ठीक है। तो अगर विनफील्ड का ये कहना है कि अगर दो ही क्राइम डिफाइंड है, चोरी एंड मर्डर, और अगर तीसरा काइंड ऑफ ऑफेंस जो है वो डिराइव कर लेते हैं हम, जैसे कि रॉबरी। ठीक है। तो विनफील्ड का कहना है कि अगर कोई और तीसरा ऐसा कोई ऑफेंस हम लोग अगर डिस्कवर कर लेते हैं, तो हमें एक और कैटेगरी बना लेनी चाहिए। मतलब कि चोरी और मर्डर, और फिर हम लोग साथ में जो एक नया जो डिस्कवर हमने किया है, वो भी लॉ, हम उसको लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंदर डाल के इनकलकेट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, लॉ ऑफ टॉर्ट का जो स्कोप है ना, वो ब्रॉडर हो जाता है उनका ये। ठीक है। आई होप मैं आपको समझा पा रही हूँ। इसका मतलब उनका ये कहना है कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स है ना, इसके अंदर जो ऑलरेडी दिए गए हैं, जरूरी नहीं है ना कि हम उन्हीं कैटेगरीज के अंदर बाकी सारे क्राइम्स को भी, बाकी सारे ऑफेंस को भी डालते रहें। जैसे जैसे नए नए ऑफेंसेस आते जाएंगे, हम वैसे वैसे उन्हें ऐड ऑन करते जाएंगे अंदर लॉ ऑफ टॉर्ट। ठीक है। तो यही कहना है विनफील्ड का, इसीलिए वो कहते हैं कि लॉ ऑफ टॉर्ट होता है, ना कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स होता है, क्योंकि अभी भी यहाँ पर स्कोप है आगे और भी क्राइम्स को और भी ऑफेंसेस को
एड ऑन करने का। और यही सेम चीज ना जस्टिस पीएन भगवती ने भी कही थी कि जैसे जैसे सोसाइटी आगे बढ़ते जाएगी, ठीक है, हमें जहां जहां पर जरूरत पड़ेगी नए प्रिंसिपल्स को इवॉल्व करने की, नए लॉज लाने की, तो हमें वैसा करते रहना चाहिए। और इसीलिए कहा कहते हैं कि जो इंडियन जुडिशरी है ना वो भी विनफील्ड के फेवर में है, कि लॉ ऑफ टॉर्ट होता है। एंड जहां पर भी एक कैटेगरी बन जाती है ना दो ऑफेंसेस की, और कोई नया ऑफेंस जो है वो इन्वेंट होता है, तो हम उस दो की जगह उन तीनों को मिला करके एक बना देंगे कि हाँ इसमें अब ये भी आता है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो अ डिफरेंट काइंड ऑफ ऑफेंस नाउ। बट सामन का क्या कहना है, इनकी ना एक बहुत फेमस है पीजन होल थ्योरी, ठीक है। तो सामन का क्या कहना है कि लॉ ऑफ टॉर्ट होता है। सिंपल लैंग्वेज में अगर समझाऊं तो सामन ये कहते हैं कि देखो, अगर सिर्फ दो ही काइंड ऑफ ऑफेंसेस डिफाइंड हैं, जैसे कि चोरी हो गई और मर्डर हो गया, ठीक है। तो नाउ लेट्स सपोज कहीं पर डकैती होती है जो कि डिफाइंड नहीं है, ठीक है, हमारी सोसाइटी में सिर्फ क्या है, चोरी है और मर्डर है। कहीं पर डकैती होती है, तो सामन ये कहते हैं कि डकैती को या तो तुम चोरी के अंदर डालो या फिर तुम मर्डर के उसमें डाल दो, ठीक है, एलिमेंट्स में डाल दो। वो कहते हैं कि हमें और नए ब्रांचेस बनाने की जरूरत नहीं है, जो ऑलरेडी डिफाइंड हमारे जो ऑफेंसेस हैं उन्हीं के अंदर उन्हें डाल दो, ठीक है। अगर रॉबरी हो सके तो उसे या तो तुम थेफ्ट के अंदर डाल दो या फिर तुम मर्डर के अंदर डाल दो। और अगर हम तुम दोनों के अंदर ही उसे नहीं डाल सकते हो, दोनों कैटेगरीज में अगर आप उसे नहीं डाल सकते उस क्राइम को, इसका मतलब वो टॉर्ट ही नहीं है। तो सामन क्या कहते हैं, वो वहीं पे स्कोप को बंद कर देते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है, जितनी भी डेफिनेशन आई है, चाहे असॉल्ट की हो, चाहे नेग्लिजेंस की हो, न्यूसेंस की हो, जितनी भी हो, अब लॉ ऑफ टॉर्ट का क्या हो गया है, दी एंड हो गया है। जितनी बन चुकी है बस वो उतनी ही काफी है। नया नया अगर कुछ आपके सामने फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस आते हैं तो आप ट्राई करो कि जो ऑलरेडी डिफाइंड हमारे जो डेफिनेशंस है आप उसी के अंदर उसे डाल दो। और अगर आप उसे डालकर फुलफिल नहीं कर सकते, इसका मतलब वो टॉर्ट ही नहीं है, वो कोई और एक्ट के अंदर कोई और क्राइम है। इट इज एज सिंपल एज दैट, ठीक है। और इसी थ्योरी को कहा जाता है पीजन होल थ्योरी भी। सो अगर हम देखें तो ये दोनों ही थ्योरीज है ना वो दोनों करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि जो विनफील्ड की थ्योरी है वो ब्रॉड बना देती है लॉ ऑफ टॉर्ट्स को, है ना। और जो सामंत की जो थ्योरी है वो लिमिट कर देती है, वो बोलते हैं जितना बन गया उतना काफी है, ठीक है, इसके अलावा अगर कुछ होता है तो आप उसको और एज अ डिफरेंट चीज बना सकते हो, बट वो उस लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंदर नहीं आएंगे। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो इसी के साथ हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट आज का जो है वो लॉ ऑफ टॉर्ट्स का वो खत्म होता है। अगर आपको ये हैंडरिटन नोट्स चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे बताओ, मैं आपको स्कैन करके ये प्रोवाइड करवा दूंगी। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हो। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, हैप्पी रीडिंग्स।